हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। ये वो वाले क्वेश्चंस है जो चैप्टर के बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो मैंने उनके क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं और उनके सारे आंसर्स भी लिखे हुए हैं। और आंसर लिखने का मैंने वे ऐसा चूज करा है कि जैसा आप बिल्कुल एग्जाम में लिख सकते हैं। मतलब कि आपके एग्जाम में लिखने का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल डिक्टो ऐसा रहेगा। तो अगर आप इनको याद भी करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला अपने पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस आपको डिफाइन करना है। डिफाइन मतलब डेफिनेशन आपको उसकी देनी है, करेक्ट। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। जैसे कि अपन इसके सारे के सारे चैप्टर के नोट्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चैप्टर में क्या क्या है अपने पास में। तो अब आपको ये चीज काफी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखिए, कॉनकेव मिरर लगभग आपके पास में कुछ ऐसा होता है। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और अब प्रिंसिपल फोकस को आपको डिफाइन करना है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि अपने एक चीज देखी हुई कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती है या जिस पॉइंट पे मिलती है उसको अपन बोलते हैं फोकस। ये वाला पॉइंट मतलब जैसे मान लीजिए ये रह गई ऐसी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आई और ये रह गई आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर से पास हुई। तो ये जो पॉइंट होता है इसको अपन बोलते हैं फोकस। तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। Light rays that are parallel to the principal axis of concave mirror converge at a specific point। converge मतलब देखो ये लाइन जो जा रही है ना, ये वाली, इधर ये वाली रे, ये सारी कहाँ कन्वर्ज हो रही है? इस जगह पे, इस पॉइंट पर। ये जितनी भी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। करेक्ट। जहां पे सारी रेस कन्वर्ज हो जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, उस पॉइंट को अपन बोलेंगे फोकस या प्रिंसिपल फोकस, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर आप चाहें तो बना सकते हैं डायग्राम से, सामने वाले को एकदम क्लियर रहेगा। जो भी एग्जामिनर रहेगा, कॉपी चेक जो आपकी करेगा, तो उसको क्लियर रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मार्किंग उसकी कटेगी नहीं आपके, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए आपको गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। एक स्पेरिकल मिरर है, इस 20 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपके पास में कितनी है? 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? आपको फोकल लेंथ फाइंड करिए, मींस एफ आपको फाइंड आउट करना है। एफ आपके पास में क्या है? देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर जो चीज गिवन है उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में, मतलब उनके सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम बोलते क्या है? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको दिया हुआ है क्या है। जो जो आपको चीजें गिवन है वो लिख लो, और जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उस चीज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि अपन ने जो जो गिवन है वो लिखा। गिवन में क्या है अपने पास में? रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास में फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का, जिसका रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर से होना चाहिए? देखिए, अपने को ये पता है कि R इक्वल टू होता है अपने पास में 2f। ये फॉर्मूला अपने को पता है। तो अगर अपन यहाँ पे फोकल लेंथ निकालें f इक्वल टू, तो ये हो जाएगा R बाय 2। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर को जब अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अपने को मिलता है फोकल लेंथ, करेक्ट। तो यही चीज अपन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, इसको लिखने का वे क्या होता है? सॉल्यूशन गिवन है आपके वो, रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीजें अपने क्वेश्चन में अपने पास में है। तो देखिए, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, वो कितनी है आपके पास में? देखिए क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। तो अपन यहां पे लिख देंगे 20 बाय 2, मीन्स ये 2, 2 1 2, 2 10 20। तो अपने पास में आंसर कितना है? फोकल लेंथ हो गया आपके पास में 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अब आप इसको आंसर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, आंसर फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। क्योंकि अपन से पूछा क्या था क्वेश्चन में? व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो हम आंसर के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, आंसर फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो आपका हाफ मार्क भी कटने का चांस नहीं होता है, राइट। सो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, एक मिरर का नाम बताना है आपको, और ऐसा मिरर जो आपको इरेक्ट इमेज देता हो, इरेक्ट इनलार्ज्ड इमेज। तो आपको अब इसमें यह पता होना चाहिए कि इरेक्ट इमेज क्या होती है। इरेक्ट का मतलब होता है ऐसी इमेज जो सीधी बनती है, ठीक। फर्स्ट केस।
कि सीधी बननी चाहिए, और इनलार्ज मतलब कि इमेज बड़ी बननी चाहिए। बड़ी मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ी, राइट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है, मान लो ऑब्जेक्ट का साइज है 1 सेंटीमीटर या जो भी हो, उससे बड़ा होना चाहिए आपका इमेज, राइट। तो अपने पास में ऐसा कौन सा मिरर है? देखिए मिरर अपने पास में दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपके पास में कॉनकेव एंड दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अपने को पता है कि दो केस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, और दोनों ही केस में इमेज जो बनती है वो छोटी बनती है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनती है। एक पहला केस वो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, और दूसरा केस जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं। दोनों ही केसेस में अपने पास में जो इमेज बनती है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनती है, स्मॉल होती है, राइट। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसके अंदर अपने को इमेज अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मिलती है, लेकिन इनलार्ज्ड सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव में ही मिलती है। कॉन्वेक्स के अंदर इनलार्ज्ड इमेज नहीं होती आपकी, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर नहीं होती। तो कॉनकेव मिरर कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑब्जेक्ट। अपना ये आंसर हो गया। आप चाहो तो उसमें सिर्फ इतना लिख सकते हो कॉनकेव मिरर आंसर के फॉर्म में, इसके भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन अपने पास में, Why do we prefer a convex mirror as rear view mirror in vehicles? Vehicles मतलब अपन जो गाड़ी, स्कूटी, बाइक, whatever जो भी हम यूज करते हैं, उसमें जो साइड मिरर होता है अपना, जिसमें पीछे देखने के लिए हम साइड ग्लास जो होता है, जिसको अपन बोलते हैं साइड ग्लास जिसमें हम पीछे का व्यू देखने के लिए यूज करते हैं, ये कॉन्वेक्स को क्यों यूज करते हैं? ये कॉन्वेक्स क्यों होता है? तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज, इमेज का साइज और भी छोटा बना देता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया जस्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के साइज से भी छोटा इमेज बनाएगा। अब मान के चलिए कि आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे से ट्रक आ रहा है। अब इतना बड़ा ट्रक आपको अगर एक छोटे से कांच के अंदर देखना है, तो कोई ऐसा मिरर होना चाहिए ना जो उस बड़े ट्रक का एक छोटा सा इमेज बना दे। तो वो छोटा सा इमेज बनाता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव ये काम नहीं कर पाएगा। कॉनकेव क्या करेगा कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो वो उल्टी इमेज बना देगा, उल्टी बना देगा तो आपको दिखने में प्रॉब्लम आएगी। प्लस अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा पास आ गया तो वो बड़ी इमेज बना देगा और आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, आप उसको देख नहीं पाओगे। और आगे का जो कांच होता है आपका काफी छोटा होता है साइज में, तो उस छोटे से कांच के अंदर आपको पूरा का पूरा ट्रक या जो भी पीछे का व्हीकल आ रहा है वो आप दिखना, राइट। इसलिए अपन कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें आंसर पढ़ते हैं अपन, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स बिकॉज, यहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है, दे गिव एन इरेक्ट मतलब सीधी इमेज देता है, वर्चुअल मतलब पीछे की तरफ देता है जहां पे एक्चुअल में रेज मीट नहीं करती, फुल साइज डिमिनिश्ड मतलब काफी ज्यादा छोटा इमेज देता है, ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब बहुत ज्यादा दूर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका काफी छोटा इमेज देता है, विथ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मतलब बहुत बड़ा फील्ड आपको मिल जाता है देखने के लिए। जैसे अगर कांच है तो कांच का भी पूरा एरिया कवर नहीं होता, मान के चलिए कि इतना बड़ा आपके पास में कांच है साइड ग्लास, राइट। अब इतने बड़े एरिया में अगर कोई पीछे ट्रक आ रहा है तो इतना छोटा सा आपको ट्रक दिखेगा, हो सकता है कि और भी छोटा दिखे, तो मतलब इसका जो फील्ड होता है वो काफी बड़ा होता है देखने का, इसलिए अपन कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। सो दस कॉन्वेक्स मिरर्स अनेबल्स टू ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया, बहुत बड़ा एरिया देखने के लिए वो उसको अनेबल कर देता है, राइट। तो ये इस आंसर का फॉर्मेट हो गया, इस टाइप का आप आंसर लिख सकते हो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अपन ने जस्ट इससे पीछे क्वेश्चन करा है, अपने को गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन है दैट इज 32 सेंटीमीटर, एंड फाइंड आउट क्या करना है, फोकल लेंथ मतलब एफ। तो जनरली पीछे क्वेश्चन बताया है उसमें अपना फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है अपने पास में r/2, एंड r क्या है अपने पास में, r इज 32 सेंटीमीटर। सो 32/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 6। सो ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो फोकल लेंथ है वो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो आप इसको आंसर के फॉर्म में ऐसे लिख दोगे, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, a concave mirror produced 3 times magnified real image of an object। एक कॉन्केव मिरर है आपके पास में जो क्या कर रहा है, मैग्निफाइड इमेज दे रहा है। मैग्निफाइड मतलब इट मींस आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, करेक्ट, मैग्निफिकेशन गिवन है, और वो मैग्निफिकेशन क्या कर रहा है, रियल इमेज बता रहा है, मतलब मैग्निफाइड रियल इमेज आपको मिल रही है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ इट।
कॉनकेव मिरर मान के चलिए कि आपके पास में ये कॉनकेव मिरर है, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अपने पास में। अब यहाँ पे होता है अपना पोल। अब ऑब्जेक्ट आप कहीं इस फोकस इस पोल से यहाँ कहीं 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सो आपको अब ये बताना है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां पे बनेगी। अगर आपने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर दूर, तो आपकी इमेज कहां फॉर्म होगी। इमेज मतलब कि देखो, सबसे पहले तो ये कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से, उसको अपन बोलते हैं u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वो कितना अपने पास में 10 सेंटीमीटर। अब 10 का जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आपने कहां पर रखा हुआ है। देखिए कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में अपन ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ रखते हैं, इधर। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर जो भी ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे रखे हुए, उनका साइन जो आता है वो नेगेटिव आता है, करेक्ट। तो यू आपका हो जाएगा नेगेटिव। अब आपको एक और क्या चीज दे रखी है, मैग्निफिकेशन दे रखा है, मैग्नीफाइड दे रखा है रियल इमेज का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल इमेज में जो मैग्निफिकेशन होता है, जब भी मैग्निफिकेशन होगा और इमेज है जो रियल बनेगी, तो उसका साइन आएगा नेगेटिव। इट मीन्स आपको जो 3 टाइम्स दे रखा है ना, ये हो जाएगा आपका -3, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स, ये लिखा हुआ है ना। 3 टाइम्स मतलब 3 बार, 3 गुना ज्यादा ये कर रहा है। और साइन आएगा माइनस का। माइनस का क्यों, क्योंकि रियल इमेज है यहाँ पर। अगर यही चीज बोलता है कि वर्चुअल इमेज है, तो यहाँ पे प्लस आता। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैग्निफिकेशन आपका मिरर के अंदर जब रियल में हो रहा है, रियल इमेज बन रही है, तो वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो पॉजिटिव साइन। सो दोनों चीजें अपन ने लिख दी, मैग्निफिकेशन लिख दिया और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिख दिया। मैग्निफिकेशन कितना हो गया -3 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -10। अब देखिए, अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन तीनों का रिलेशन शो करता है, इन तीनों का किसका, एक तो एम का, एक यू का और एक वी का। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू -v/u। इस फॉर्मूले में अपने पास में v यू भी आता है और एम भी आता है। अपने को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, v। दो चीजें आपको गिवन है, m और u, दोनों आपको गिवन है। v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए m इज इक्वल टू -v/u, हमने फॉर्मूला लगाया। m की वैल्यू अपने पास में कितनी है, -3, तो हमने ये लिखा -3। ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज हम यहाँ लिखेंगे। v की वैल्यू कितनी है अपने पास में, नहीं है, फाइंड आउट करना है, तो v को v लिखेंगे। u की वैल्यू कितनी है, -10, तो ये -10 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ब्रैकेट लगाने का कारण ये है कि ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों माइनस साथ में, इसलिए हमने इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, राइट। और ये -3 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। v का मल्टीप्लीकेशन 3 में करेंगे तो v इक्वल टू 10 का मल्टीप्लीकेशन -3 में होगा तो 10 इंटू -3, ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू -30। v की वैल्यू आ गई आपके पास में -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जो इमेज है वो आपकी कहां बनेगी, इसी तरफ जहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इसी तरफ कहीं पे, इस जगह पे आपका इमेज आपका बन जाएगा वहां पे। क्योंकि माइनस इट मींस जो आपका पोल है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर ये आपके पास में वैल्यू प्लस में आती, प्लस में होने का मतलब क्या होता, उस तरफ इमेज बन रही है। लेकिन माइनस है, माइनस का मतलब होगा कि इमेज आपकी इस तरफ कहीं बन रही है। जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में आपकी इमेज बनेगी, करेक्ट। सो आंसर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं द इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने की तरफ अपन ने रखा हुआ है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light traveling in air enters obliquely into water। एक रे है लाइट की जो एयर से ट्रेवल कर रही है वाटर के अंदर, एयर से वाटर में। ये मान लीजिए आपका एयर हो गया, ये मान लीजिए वाटर हो गया। Does the light ray bend towards the normal or away from the normal। ये जो लाइट की रे है, अगर मान लो एयर से वाटर में जा रही है, ये नॉर्मल हो गया, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो देखिए रिफ्लेक्शन में अपन ने पढ़ा था कि जब भी लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, और रेयर से डेंसर में अगर जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। अब आपको इसमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि रेयर मीडियम कौन सा है और डेंसर मीडियम कौन सा है। रेयर मीडियम कौन सा होता है, जिसमें लाइट के पार्टिकल, जो एयर के पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, वो होता है रेयर। और डेंसर कौन सा होता है, जिसमें पास पास होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एयर में और वाटर में रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर कौन सा है। एयर होता है आपका रेयर मीडियम और वाटर होता है आपका डेंसर मीडियम, करेक्ट। सो लाइट की रे एयर से
वाटर में जा रही है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, और जब रेयर से डेंसर में जाती है तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज एयर इज अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम, सिंस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम rare to denser medium, so it will bend towards the normal. The ray diagram show the reflection of the light from air to water as in, ये मैंने नीचे आपको डायग्राम भी दे रखा है, ये अपने पास में पानी भरा हुआ है यहाँ पे बहुत सारा, और ये आपका नॉर्मल राइट की रे ए से आई तो ये सीधी सीधी जाने की बजाय क्या होगी, इस तरफ बेंड हो जाएगी। करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि लाइट की जो रे है एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, ये नॉर्मल हो गया, ये आपकी लाइट की रे और ये मान लो रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो है आपके पास में 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी ये अपने को फाइंड आउट करना है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर लगभग चल जाती है, राइट। तो देखिए सबसे पहले अपने को गिवन क्या है, वही चीज वापस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन ने लिख दिया n = 1.50। अब द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये भी अपने को गिवन है, कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को कितना गिवन है 1.50, तो 1.50 हमने लिख दिया। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी गिवन है अपने पास में 3 × 10⁸, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो अपने को फाइंड आउट करना है, मीडियम अपने पास में क्या है, ग्लास है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, यहाँ पे अपन ग्लास लिख देंगे, करेक्ट। इसका अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का 1.50 से और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसको सॉल्व करने पे अपने को मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3/8/1.50, मतलब ये आ जाएगा आपका इस तरफ 1.50 इधर चला जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, राइट। सो 1.50 को अगर आप मतलब 3 को 1.50 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलना है 2 × 10⁸। इट मीन्स जो लाइट की स्पीड है ग्लास के अंदर वो कितनी हो जाएगी 2 × 10⁸, मतलब कि लगभग 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी कम हो जाती है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.50 गिवन है तो। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे लाइट की स्पीड इतनी हो जाएगी ग्लास के लिए, राइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम लाइट की स्पीड होगी उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। आपको फाइंड आउट करना है ऐसा मीडियम जिसकी सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है, करेक्ट। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी कम है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये आपको दे रखा है मटेरियल मीडियम, मतलब एयर है, आइस है, वाटर है, एल्कोहल है, केरोसिन है, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज है, टर्पेंटाइन ऑयल है, बेंजीन है, क्राउन ग्लास है, और इस तरीके से आपको बहुत सारे मटेरियल दे रखे हैं। उन सारे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, जैसे एयर का है इतना, आइस का है इतना, वाटर का इतना, अल्कोहल का इतना, केरोसिन का इतना, इसका इतना, इस तरीके से कंटिन्यूअसली आपको दिए हुए हैं, करेक्ट। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये आपको 2.42 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1.3, 1.33, 1.36, 1.44, 1.46, 1.47 कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, 1 1 1 1, लेकिन ये 2 दिख रहा है 2.42, मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। सो डायमंड हैज द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर है, विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी। ये देखिए एयर का अपने पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.0003। सो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी इसकी सबसे कम होगी, राइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी, राइट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? सबसे ज्यादा तेज कौन से मीडियम में चलेगी? तीन मीडियम आपको दे रखे हैं इन्होंने, केरोसिन बताया हुआ है, टर्पेंटाइन बताया हुआ है और वाटर बताया हुआ है। तीनों मीडियम है और एक टेबल भी दी हुई है। यूज द फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, इस टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यूज करना है। तो देखिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वही टेबल है जो पीछे अपने पास में थी, सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड, उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे अपने पास में जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, आइस का इतना है। अपने को कौन कौन से मीडियम देखने हैं? अपने को केरोसिन देखना है, तो केरोसिन अपने पास में ये रहा। टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन अपने पास में कहाँ गया? ये रहा टर्पेंटाइन ऑयल। एंड वाटर, वाटर अपने पास में ये रहा। इन तीनों मीडियम में आपको बताना है कि तीनों मीडियम में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी। तो देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, केरोसिन का है 1.44 और टर्पेंटाइन ऑयल का है 1.47। इन तीनों मीडियम में से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ये, करेक्ट, 1.33। अब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है उस मीडियम के अंदर लाइट की रे सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं। केरोसिन में उससे थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी, उससे थोड़ी सी कम होगी स्पीड, और टर्पेंटाइन ऑयल में सबसे कम होगी, मतलब सबसे ज्यादा तेज इसमें चलेगी, फास्ट उसके बाद में इससे कम फास्ट इसमें, और इससे भी कम फास्ट इसमें, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। सो इन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर इज लोएस्ट, सबसे कम वाटर का है। हेंस द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन द वाटर व्हेन कंपेयर्ड बिटवीन दिस थ्री। इन तीनों को अगर आप कंपेयर करो, मैं सिर्फ इन तीनों की बात कर रहा हूं, अगर इन तीनों को अगर अपन कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा तेज वाटर में चलेगी, राइट। ओके, अगर आप क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि मान लीजिए एयर और डायमंड है, इन दोनों में से फास्ट किस में चलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि डायमंड इंडेक्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट की स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एयर। तो आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है कि दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लाइट की रे की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये मैं आपको बता चुका हूं। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो इसका मतलब क्या होगा, लाइट की स्पीड उसमें उतनी गुना कम हो जाएगी। तो देखिए आंसर पढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज द कंपैरिजन ऑफ लाइट स्पीड्स इन टू मीडियम्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दो मीडियम में लाइट की स्पीड का कंपैरिजन दिखाता है। लाइट में ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम और फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट की रे या तो रेयर मीडियम से डेंसर में चल सकती है या रेयर डेंसर मीडियम से रेयर में चल सकती है, राइट। When we say refractive index of diamond is 2.42, it means light is traveling from rare to denser medium and speed of light in air is 2.42 times the speed of light in the diamond। इसका मतलब क्या होगा कि रेयर मीडियम में जो लाइट की रे होगी वो 2.4 टाइम्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसर। On the other hand, if the light travels from denser to rare medium, that is फ्रॉम डायमंड टू एयर, अगर डायमंड से एयर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1/2.42, राइट। 1 उसके अपोन में आ जाएगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगी। और मतलब अगर डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो 2.42 टाइम्स फास्ट हो जाएगी, करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। देखिए डायोप्टर जो होता है ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, और पावर की जो यूनिट होती है वो अपने पास में होती है डायोप्टर। P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f, करेक्ट। अब आपको डिफाइन करना है वन डायोप्टर। वन डायोप्टर कब होगा, तो देखिए P जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1 और f के ऊपर। तो 1 तो आपका कांस्टेंट है और f के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। f क्या है आपके पास में, फोकल लेंथ। P की वैल्यू आपके पास में 1 कब आ सकती है, तो देखिए ये तो ऑलरेडी 1 है। अगर f की वैल्यू अपन 1 कर दें, अगर f की वैल्यू आप 1 कर दो तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, राइट। और 1d लिखेंगे यहाँ पे। इट मीन्स वन डायोप्टर इज ऐसा यूनिट ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मतलब फोकल लेंथ अगर आपने 1 कर दी, एफ की वैल्यू अगर अपन ने 1 कर दी तो पी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास में, 1 डायोप्टर आएगी। व्हेन फोकल लेंथ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स देन
पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर। फोकल लेंथ को अगर आपने मीटर में रिप्रेजेंट करा है तो जो पावर आएगी वो डायोप्टर में आएगी। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे जहां पे पावर आपको दे रखी होगी डायोप्टर में, तो वहां पे आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और जो फोकल लेंथ आपकी आएगी वो मीटर में आएगी। इट मीन्स जब आपको डायोप्टर दिया हुआ है तो आपका आंसर मीटर में आएगा, और जब आपको मीटर दिया हुआ है तो आपका आंसर डायोप्टर में आएगा। करेक्ट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब आपके पास में ऐसा ये लेंस है, करेक्ट, जो कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है ऑफ अ निडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ऑफ अ निडल, एक निडल की जो कि 50 सेंटीमीटर दूर आपका इमेज बना रहा है। करेक्ट, मतलब कुछ यहां ऑब्जेक्ट रखा होगा तो आपका जो इमेज है कुछ इस तरफ बन रहा होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस आएगा ये आपका 50 सेंटीमीटर आएगा। ओके, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किस जगह पे रखना चाहिए कि जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल इसके साइज की आ रही है। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आपको केस पता होना चाहिए, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है। तो जब हम इमेज को यहाँ पे 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखते हैं, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज जब उस तरफ बनती है तो वो भी आपके पास में कितनी आती है, 2f पे बनती है। और जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज आपका इमेज का भी होता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को यहां पे रखोगे मतलब कि 2f पे रखोगे, तभी जाके आपका जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा। यही एक केस होता है कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, राइट। तो देखिए, ये चीज हो गया। अब उसके बाद में ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। आपको पावर भी फाइंड आउट करना है। तो पावर का अपने पास में फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1/f। आपको f पता होना चाहिए। अगर आपको f पता नहीं है तो पहले आपको f फाइंड आउट करना पड़ेगा। करेक्ट, f फाइंड आउट करने के बाद में इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू रख के पावर अपन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर अपन देते हैं कि इमेज को, ऑब्जेक्ट को अपने को कहां पर रखना पड़ेगा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2f इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के इन फ्रंट मतलब सामने की तरफ यहां पे, द इमेज फॉर्म्ड इज एट 2f, इमेज भी 2f पे बनती है। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज, ये पूरी सेम साइज की बनती है। तो देखिए, अपने को जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 50 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस दे रखा है वो इमेज का दे रखा है। तो अपन v इक्वल टू क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर लिखेंगे, और इस तरफ बन रहा है इमेज राइट साइड पे, तो ये आएगा पॉजिटिव। करेक्ट, अब आपको u की वैल्यू बतानी है कि u कितना आएगा। तो अगर इस तरफ v आपका पॉजिटिव 50 आ रहा है तो u आपका हो जाएगा नेगेटिव 50। नेगेटिव 50 क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने इस तरफ जब रखते हो तब ही जाके उस तरफ आपकी इमेज बनती है। ये केस आप एक बार कॉन्वेक्स मिरर में जाना और 2f पे जब ऑब्जेक्ट रखोगे तब इमेज कहां पे बन रहा है उसको आप एक बार देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो u की वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी, -50। और माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज इस तरफ है, ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ रखोगे तभी जाके इस तरफ इमेज बनेगा और सेम साइज का बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, राइट। एक और चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो है p। तो u की वैल्यू तो अपन ने बता दी, मतलब जो पहला क्वेश्चन था वेयर इज द निडल प्लेस्ड, इसका आंसर अपना हो गया u इक्वल टू -50, और इसका रीजन अपन ने ये दे दिया ऊपर। करेक्ट, अब अपने को p फाइंड आउट करना है। तो p फाइंड आउट करने के लिए आपको f पता होना चाहिए। करेक्ट, बट अपने को f पता नहीं है ना, f अभी अपने को नहीं है। तो f फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या चीज चाहिए अपने पास में, जैसे कि लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। v और u आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो अपने पास में v भी है और u भी है, दोनों आपको गिवन है। दोनों चीजों को अपन इस फॉर्मूले में रख के f की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब f की वैल्यू मिल जाएगी तब इस फॉर्मूले में पुट करके हम p की वैल्यू निकालेंगे। करेक्ट, तो सबसे पहले अपन लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। तो देखिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, राइट। 1/f एज इट इज रहेगा इक्वल टू एज इट इज। अब v की जगह पे अपने को कितनी वैल्यू गिवन है 50, वो भी प्लस, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे +50। अब ये वाला माइनस फॉर्मूले का एज इट इज अपन ने यहाँ पे लिखा, u की वैल्यू कितनी गिवन है -50, तो यहाँ पे अपन ने -50 लिख दिया, इक्वल टू 1/f एज इट इज। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा प्लस। अब 1/50 प्लस 1/50। अब जब 50 और 50 का एलसीएम लेंगे, 50 का एलसीएम कितना आएगा, 50 ही आएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इस 50 को इस 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। एलसीएम लेके जो सॉल्व करना होता है, 50 को 50 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 1, और जो आंसर मिलेगा उसका इसमें अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 1। अब
प्लस फॉर्मूले में है यहाँ पे प्लस, तो ये अपन ने प्लस लिख दिया। अब इस 50 को वापस क्या करते हैं, इस वाले 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा वापस 1। 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो आंसर मिलेगा 1, ये भी अपने को 1 मिला, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1/f = 2/50 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 1 = 2, 2 25 = 50, तो 1/25 आएगा। अपने को 1/f की वैल्यू मिल गई 1/25, लेकिन अपने को 1/f की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को f की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब रेसिप्रोकल, f ऊपर चला जाएगा। तो जब मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि अगर ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा, तो जब इसको उल्टा करेंगे f, तो 25 सेंटीमीटर, ये भी उल्टा हो जाएगा। f की वैल्यू अपने को काय में मिल गई, 25 सेंटीमीटर में मिल गई, करेक्ट। लेकिन अपने को सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, अपने को चाहिए वैल्यू मीटर में, क्योंकि अपन ने अभी डायोप्टर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि f अगर मीटर में होगा तो डायोप्टर आपका मतलब जो पावर आएगी वो आपकी डायोप्टर में आएगी, करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपको 25 को 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.25 मीटर, ये आपका फोकल लेंथ आ जाएगा। F = आपका आ गया 0.25 मीटर। अब अपन लगा देंगे पावर का फॉर्मूला, P = 1/f, 1 एज इट इज रहेगा, f की वैल्यू कितनी होगी 0.25। जब आप इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 00 लग जाएंगे, और 25 1 = 25, 25 4 = 100, तो ये आएगा आपका 4 डायोप्टर। तो द पावर ऑफ लेंस इज 4 डायोप्टर, करेक्ट। इस क्वेश्चन में अपने को 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, पहला जिसका आंसर हम यहाँ कर चुके थे, और दूसरा पावर, तो अपने यहाँ पे आंसर करा, राइट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि गिवन क्या है, उसके बाद में आपको जो चीज फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और जो गिवन है और जो फाइंड आउट करनी है उन दोनों में रिलेशन क्या आ रहा है, उस फॉर्मूले के अंदर उन चीजों में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन अगर आपने देख लिया तो आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा ईजी रहेगी, करेक्ट। सो आप इसको ट्राई करिएगा। अब आगे देखते हैं, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आपको पावर फाइंड आउट करनी है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अपने को पता है P = क्या होता है, 1/f, करेक्ट। P = 1/f, अपने को गिवन है फोकल लेंथ 2 मीटर दे रखी है, तो P = 1/2 मीटर में ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ही नहीं। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको 0.5, यहाँ पे 2 को जब 1 से 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.5 डायोप्टर, ये हो जाएगी आपकी पावर, करेक्ट। सो ये सारे आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर इन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और अगले वाले वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बताऊंगा। एग्जांपल जो भी आपके एनसीईआरटी में सॉल्व कर रखे हैं वो सारे एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा उसमें, और उसके बाद हम देखेंगे एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो। ओके, आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।